हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी लाइव विद रौनक। फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी, क्योंकि इस मॉक टेस्ट में मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के मिले जुले प्रश्नों का संग्रह रखा है, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना मॉक टेस्ट। लेकिन उससे पहले फिर से एक जरूरी बात और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक आराम से पहुंच सके। ठीक है, तो ये आपका 40 नंबरों का मॉक टेस्ट होगा। तो आप लोग लास्ट में मुझे ये बताएंगे कि आपने कितने जो आंसर है वो दिए हैं, 40 में से आपका कितना स्कोर बना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे, जो कि है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन है आपके ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या दयानंद वैदिक समाज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, किस समाज की स्थापना की थी, तो आर्य समाज की स्थापना की थी। और अगर बात करें कब की थी, तो 1875 ईस्वी में गिरगांव मुंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, गिरगांव मुंबई 1875 ईस्वी में। अगर बात करें हम ब्रह्म समाज की, तो इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में बार बार पूछ दिया जाता है। अगर प्रार्थना समाज, तो इसकी स्थापना आत्मा राम पांडुरंग ने की थी। किसने की थी? आत्मा राम पांडुरंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो तीनों समाज हैं ये आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में और बार बार पूछे जाते हैं, तो ये आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका कि भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। ऑप्शन है आपकी चांद बीबी, रजिया बेगम, रानी लक्ष्मीबाई या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजिया बेगम जो है वो भारत की प्रथम व अंतिम महिला शासक थी। ठीक है, ये भारत की प्रथम भी थी और अंतिम महिला शासक भी बनी थी। और अगर बात करें कि कब इन्होंने शासन कब से कब तक किया, तो उन्होंने 1236 से 1240। ठीक है, कब से कब तक शासन किया, तो 1236 से इन्होंने 1240 तक दिल्ली पे शासन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे अपना हम कि विख्यात सोम मंदिर को किसने नष्ट किया था। इसका ऑप्शन है आपके मोहम्मद बिन कासिम, सुल्तान महमूद, कुतुबुद्दीन ऐबक या मोहम्मद गौरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुल्तान महमूद। किसने नष्ट किया था, तो सुल्तान महमूद ने नष्ट किया था। ठीक है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुल्तान महमूद। या इनका पूरा नाम है महमूद गजनवी। सुल्तान महमूद गजनवी ने विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, अपना क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे अपना, जो कि आपका कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। आपके ऑप्शन है दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी या एम वत्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता की खोज आपकी दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, अगर बात करें कब की थी, तो 1921 में की थी। और हम बात करें कि इसकी खुदाई, तो इसकी खुदाई सर जॉन मार्शल और कर्नल मेके, इन दो लोगों के मार्गदर्शन में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई थी। ठीक है, खोज जो है दयाराम साहनी ने की थी, उसके बाद सर जॉन मार्शल और कर्नल मेके के मार्गदर्शन में इसकी खुदाई शुरुआत कर दी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे अपना हम, जो कि है किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था। तो आपके ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री जो कि फाहियान था। ठीक है, फाहियान था प्रथम चीनी यात्री, ये भारत में आया था। ये एक बौद्ध भिक्षु था। ठीक है, चीनी बौद्ध भिक्षु था और ये 405 से 411 ईस्वी के समय में भारत में आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे अपना हम कि निम्नलिखित मुगल शासकों में किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। आपके ऑप्शन है अकबर, बाबर, शाहजहां या जहांगीर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डन या निर्माता का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है,
इन्हें प्रिंस ऑफ बिल्डर्स या निर्माता का राजकुमार भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें कि इन्हें इस नाम से क्यों बुलाया जाता है, तो इन्हें मुगल वास्तुकला के महान संरक्षकों में से एक माना जाता है। ठीक है, उन्होंने मुगल वास्तुकला का संरक्षक में से एक माना जाता है और इन्होंने ताजमहल का निर्माण भी करवाया था। ताजमहल का जो निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया था, जो कि एक सर्वोत्तम कृति है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे अपना हम, कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। ऑप्शन है आपकी चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या रामगुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा कुतुब मीनार के पास जो स्थित है लौह स्तंभ, उसे मेहरौली लौह स्तंभ या कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई जो स्तंभ की है 7.21 मीटर की है। ठीक है, और ये आपका कुतुब मीनार के पास स्थित है मेहरौली स्तंभ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे अपना, कि भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झांसी की रानी आपकी प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। मैकाले ने, कर्जन ने, डलहौजी ने या कार्नवालिस ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैकाले ने। ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने 1835 में भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत के लिए कदम बढ़ाया था। ठीक है, और 1835 के अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम या अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम को पारित किया था भारत के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने पारित किया था 1835 अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम, और लॉर्ड मैकाले ने ही अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे अपना हम, कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज ने। किसने किया विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले, कौन था वो, मेगास्थनीज था। अगर इनकी पुस्तक की फेमस पुस्तक है इनकी इंडिका, ये भी आपसे बार बार पूछ लिया जाता है कि इंडिका जो है वो किसकी पुस्तक है, तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक है वो इंडिका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, कि भारत के थार मरुस्थल का कितना भाग राजस्थान में है। ऑप्शन है आपकी 40%, 60%, 85% या 90%। तो आपको बता दें कि भारत के थार मरुस्थल का लगभग, ठीक है, हम एक प्रॉपर नहीं बता सकते लेकिन 60% लगभग कह सकते हैं, लगभग 60% जो भाग है वो राजस्थान में है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। ऑप्शन है आपके कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या पॉइंट कालीमेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत का जो सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है वो आपका इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, ये है कहाँ पे, तो ये आपके भारत का जो निकोबार द्वीप समूह है, कहाँ पर है, निकोबार द्वीप समूह, ये सबसे बड़े द्वीप समूह जो है उस वहां का एक गांव है इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। निकोबार द्वीप समूह का एक पास का एक गांव है इंदिरा पॉइंट, वहां का भारत का जो है वो सबसे दक्षिणी बिंदु है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे अपना हम, कि भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज दिखाई देता है। ऑप्शन है आपके असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। जैसा कि इसका नाम में ही है अरुण, तो अरुण का मतलब भी सूर्य होता है, तो यहाँ पर ही जो है सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, भारत में राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश, वहां पे आपको अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है डोंग वैली, यहाँ पर आपको सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे अपना हम, कि निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। रोहतक, अवंती, उज्जैन या कुरुक्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उज्जैन जो है वो भारत का ग्रीनविच कहा जाता है, क्योंकि यहीं से दुनिया भर का समय तय होता है, इसलिए इसे भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। और यह जो नगरी है उज्जैन नगरी, ये यहाँ पृथ्वी और आकाश की सापेक्षता ठीक मध्य में स्थित है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे
दुनिया भर का समय तय होता है, इसीलिए उज्जैन को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे अपना हम कि डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डूरंड जो लाइन है वो भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उस नाम का वो इस सीमा रेखा का जो नाम है वो डूरंड लाइन है। और अगर बात करें हम डूरंड लाइन किसके नाम पे रखी गई तो सर मार्टिमेर डूरंड, ये एक ब्रिटिश राजनेता थे, इनके नाम पर डूरंड रेखा का नाम रखा गया। ठीक है, डूरंड लाइन जो कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा साझा करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। ऑप्शन है आपके भांडेर और मैकाल, सतपुड़ा और अरावली, सतपुड़ा और विंध्याचल, विंध्याचल और अरावली। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो नर्मदा घाटी है वो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 लेंगे अपना हम। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है वो सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह अस्तित्व है। ठीक है, और अगर हम सिंपल सी एक भाषा में कहें तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर काम करें तो वह आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि वह अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र जो है दोनों मिलकर काम करें वो आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आपके भारत में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। हमारे भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है तो वो आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 लेंगे अपना हम कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है। ऑप्शन है आपके पशुपालन, वन, मत्स्य पालन या यह सभी। तो यह सभी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ऊपर के जो ये तीन है इन सभी को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 लेंगे अपना हम कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा कब शुरू की गई थी। 2 फरवरी 2005, 11 फरवरी 2006, 2 फरवरी 2006 या 11 मार्च 2006। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपकी ऑप्शन नंबर ए 2 फरवरी 2005 में शुरू की गई थी और अब इसका नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया है। ठीक है, नरेगा से अब क्या हो गया है, मनरेगा हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 लेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 21 बताने से पहले फिर से कहना चाहूंगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, विनोबा भावे या जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना शुरू की गई थी। और कब की गई थी तो 1950 में। ठीक है, 1950 में शुरुआत की गई थी और जयप्रकाश को लोक नारायण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22 कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी। आपका ऑप्शन है 1 अप्रैल 1950, 1 अप्रैल 1951, 2 अप्रैल 1952 या 2 अप्रैल 1953। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल 1951 में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये भी आपसे पूछ दिया जाता है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब और किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1951 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। और अब तक कितनी पंचवर्षीय भारत में हो चुकी तो अब तक 13 पंचवर्षीय योजनाएं भारत में लागू हो चुकी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 लेंगे अपना हम कि राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। और अगर एनडीसी का मुख्यालय की बात करें तो ये आपका नई दिल्ली में है। ठीक है,
राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है और इसका जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 लेंगे अपना हम कि ट्राइसेम कार्यक्रम किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपके रोजगार हेतु शहरी युवकों से, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से, या रोजगार हेतु शहरी युवकों से, या रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से संबंधित है। ठीक है, ट्राइसेम तो इसका जो उद्देश्य है वो ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण और तकनीकी कौशल प्रदान करना है। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा ट्रेनिंग, ट्राइसेम का फुल फॉर्म आपका ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है कि इसका फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका कि भारत में वैट कब से लागू हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल 2005 से भारत में वैट लागू हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 लेंगे अपना हम कि करेंसी नोट प्रेस स्थित है नासिक, हैदराबाद, होशंगाबाद या पटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नासिक। महाराष्ट्र के नासिक में जो है वो करेंसी नोट प्रेस स्थित है, यहाँ पर नासिक में ही नोट छपते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है आपका कि कौन सी संस्था शेयर बाजार पे नियंत्रण रखती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेबी जो है वो आपका शेयर बाजार पे नियंत्रण रखती है। ठीक है, सेबी जो संस्था है इसके फुल फॉर्म की बात करें तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेबी का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है आपका कि बुल एवं बियर किससे संबंधित है। बुल और जो बियर शब्द होता है ये किससे संबंधित है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट से संबंध रखता है बुल और बियर। ये और यह है जो मार्केट होता है उसके उतार चढ़ाव को दर्शाता है। ये जो दो शब्द हैं ये शेयर बाजार में जो उतार चढ़ाव होता रहता है उससे संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 लेंगे अपना हम कि 1 रुपए के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 रुपए के नोट पे आपके वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 लेंगे कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी। जो BR अम्बेडकर थे वो प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और इनके अलावा इस समिति में 7 सदस्य और थे। ठीक है, 7 सदस्य और थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है आपका कि संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है आपके JB कृपलानी, KM मुंशी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके JB कृपलानी थे। ठीक है, JB कृपलानी थे झंडा समिति के अध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 लेंगे अपना हम कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ऑप्शन है आपकी भाग 3, भाग 4, भाग 20 या भाग 21। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। अगर बात करें अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में है, तो ये आपका 368 अनुच्छेद है और भाग 20। ठीक है, अनुच्छेद 368 में और भाग 20 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 लेंगे अपना हम कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था इसे उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पहले पारित किया और फिर इससे संविधान की प्रस्तावना का रूप ले लिया। और आपको एक और मतलब संविधान की प्रस्तावना जो है उसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, और संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव वो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 लेंगे अपना हम कि वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन है आपके 25, 21, 28 या 29। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं?
25 उच्च न्यायालय हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक कर्तव्य हैं? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, वैज्ञानिक स्वभाव और मानवतावाद का विकास, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये उपरोक्त सभी जो है वो आपकी सभी मतलब ये जो 3 ऊपर लिखे हैं ये आपके तीनों जो है वो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। और वर्तमान में बता दें आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 लेंगे अपना हम, कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? ठीक है, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 17। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 17 जो है आपका वो अस्पृश्यता को समाप्त करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 लेंगे अपना हम, कि भारतीय संविधान में किस भाग में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन है आपके भाग 2 में, भाग 3, भाग 5 या भाग 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 और भाग 3 में मौलिक अधिकार संविधान में दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता, कोची, वास्को डी गामा या मुंबई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई को जो है वो 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 लेंगे अपना हम, कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1971 ईस्वी में की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 लेंगे अपना हम, जो कि है आपका, आइस हॉकी का खेल परिसर क्या कहलाता है? ये आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है ग्रीस। तो आइस हॉकी का खेल परिसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आइस हॉकी का जो खेल परिसर है वो रिंक कहलाता है। क्या कहलाता है? रिंक कहलाता है। और ये आपके गलत ऑप्शन है, रिंक आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 लेंगे अपना हम, जो कि आखिरी क्वेश्चन है आपका, कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ऑप्शन है चोलों द्वारा, पल्लवों द्वारा, चेदियों द्वारा, चालुक्यों द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पल्लवों द्वारा कराया गया था महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण। और अब किसने अगर बात करें किस शासक ने करवाया था, किस राजा ने, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आपके आज के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, कि स्वर्ण बालिका एवं उड़न परी उपनाम से कौन सी भारतीय महिला एथलीट जानी जाती है? इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट में बताना है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आप जिसको भी पता है वो कमेंट में बताएंगे। ठीक है, कि स्वर्ण बालिका और उड़न परी उपनाम से कौन सी भारतीय महिला एथलीट जानी जाती है? ये आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आपके 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर कीजिए। अगर और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ठीक है, अपना हमें सपोर्ट देते रहिए। हम ऐसे ही आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, जिनके आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय और टेक केयर।